नमस्कार दोस्तों आप कई बार सुनते होंगे कि ग्रेजुएट लोग या फिर पीएचडी करने वाले लोग भी पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बात पियोन की नौकरी की नहीं है, लेकिन अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, यहाँ पर ज़्यादा इनकम अर्न कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, जो हेडलाइंस अक्सर आप देखते रहते हो, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत में इस समय एक रियल जॉब क्राइसिस चल रही है। और आपको पता है कल बजट पेश होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो जॉब क्राइसिस है, क्या ये बजट उसको एड्रेस करेगा कि नहीं। क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे एक्सपर्ट्स लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो जॉब क्राइसिस के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इसी को समझेंगे कि आखिरकार ये किस प्रकार की जॉब क्राइसिस चल रही है और आगे ये फ्यूचर में कितना ज्यादा डेंजर हो सकता है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और स्पेशली हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बस यहां पर आपको ये बैच लेना है। और यहां पर साथ ही साथ अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खबरें इस तरह की भी आती रहती हैं कि जो पीएचडी किए हुए लोग हैं वो भी पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 3000 इंजीनियर्स 100 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो जॉब मार्केट है उसका पिक्चर आपको प्रेजेंट करता है। ऑल्दो यहाँ पर हमें अटेंशन तो मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्म है कि जिस प्रकार का डीपर चैलेंज है भारत में इस समय, वो कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना चाहिए। और वो डीपर चैलेंज है जॉबलेस ग्रोथ की। देखिए अभी रिसेंटली प्री बजट सर्वे किया गया था ऑनलाइन इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, और उसके अंदर लोगों से पूछा गया कि यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है भारत के लिए। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कुड टर्न आउट टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इसमें आप देख सकते हो आधा से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने कहा है इट इज कंटिन्यूइंग जॉबलेस ग्रोथ। लोग ये बात मान रहे हैं कि जो जॉबलेस ग्रोथ चल रही है भारत के अंदर, और देखिए जब मैं जॉबलेस ग्रोथ की बात करता हूं, कहने का मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी दौड़ तो रही है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एनफ जॉब्स जनरेट नहीं हो रहा है। भले ही यहां पर जीडीपी बढ़ जाए, कुछ लोगों को कुछ हद तक फायदा हो जाए, लेकिन जो जॉब्स क्रिएट होना चाहिए वो इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। और उसके बाद बाकी के रीजन जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया, या फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कोलेशन कंपल्शन है, स्टिफ क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड टैरिफ वगैरह जो ट्रम्प बात करें, ये सब बात की बात है। लेकिन हमें कम से कम अपने इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और यही चीज अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली जो मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा भी इसी नैरेटिव को दिखाया गया, और उन्होंने इस चीज को कहा है कि भारत अगले 33 ईयर्स के अंदर अंदर अपना जो पॉपुलेशन एजेस है उसकी तरफ चलता जा रहा है। मतलब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, या फिर इनफैक्ट हम जापान की बात करें, तो क्या बातें होती हैं कि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है और उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। उनको चाहिए यहां पर स्किल्ड यंग पॉपुलेशन की। तो वही स्थिति भारत की अगले 33 साल के बाद आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जब हम लो जीडीपी पर कैपिटा पर हैं तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है रिच बनने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखोगे, जब हम कहते हैं ना किसी देश को हाई इनकम थ्रेशोल्ड के अंदर ही आता है, हाई इनकम इकोनॉमी के अंदर आता है, तो वो अगर आप संख्या देखोगे तो उसका हम सिर्फ 18% पर हैं। सोच के देखिए, मतलब हमें 100 पर अगर होना चाहिए तो ये हम सिर्फ 18% पर हैं। ये इस समय हालत है। मतलब हमारे पास समय बहुत कम बचा है कि हम हाई इनकम कंट्री की तरफ बढ़ सकें। एंड दैट इज वाई यहां पर अगर हम देखें तो इसमें सर्वे में एक और चीज पूछा गया था लोगों से कि जो बजट होगा 2025 का, इसमें सबसे बड़ा फोकस किस चीज पर करना चाहिए। अगेन आप देखोगे तो 43% लोगों का कहना है जॉब्स के ऊपर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ पर है, एजुकेशन है, एंड देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब बाकी के आपको देखने को मिलेगा। मतलब लोग का मानना है कि जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना भारत की, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन ये कब तक रहेगा, इसकी भी तो समय सीमा है ना, ये भी तो धीरे धीरे खत्म होता
जा रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग। 1997 से लेकर 2023 के बीच में भारत का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, डेमोग्राफिक एडवांटेज मतलब जो यंग पॉपुलेशन है भारत के पास, जो काम कर सकती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो इस डेमोग्राफिक एडवांटेज का फायदा हमें एनुअल जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 0.7% के आसपास हमें मिला है। लेकिन ये धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। 2050 आते आते इसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में सिर्फ 0.2 पॉइंट्स का ही होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा समय तक अब नहीं रहेगा। और आगे इसकी वजह से क्या होगा कि जो सपोर्ट रेशियो है, सपोर्ट रेशियो का अगेन यहां पर मतलब समझना है दैट द नंबर ऑफ वर्किंग एज पीपल पर सीनियर, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि एक सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति हैं जो कि रिटायरमेंट ले लिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिपेंडेंट है किसी ना किसी के ऊपर। तो उसके मुकाबले कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं, जो काम कर सकते हैं? तो वो अगर आप देखोगे 1997 में इट वाज 10:1, मतलब एक सीनियर सिटीजन पे 10 वर्किंग एज पॉपुलेशन थी। 2050 आते आते आप सोचिए ये एक सीनियर सिटीजन पे सिर्फ 4.6 रह जाएगा और 2100 आते आते ये एक सीनियर सिटीजन पे सिर्फ 1.9 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन का जो भार है, जैसे अभी इस समय जो 90s और 2000 वाले किड्स है ना, उनको पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी संख्या सीनियर सिटीजन्स में बढ़ जाएगी। एंड दैट इज वाई यहां पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मैं आपको बता रहा था ये एक प्रकार से खत्म होता जा रहा है। और इसका एक और नतीजा आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो प्रोडक्टिविटी है, वर्कर प्रोडक्टिविटी, इट इज जस्ट $9 पर आवर, जो कि अगर आप हाई इनकम कंट्रीज से कंपेयर करो तो बहुत पीछे है। हाई इनकम कंट्रीज में एवरेज $60 पर आवर है, मतलब कि यहां पर एक घंटे में इतना कमाई होता है, लेकिन भारत में सिर्फ $9 पर आवर ही है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीजें एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए अगेन सिस्टमैटिक चेंजेस करने होंगे सरकार को, और उसके लिए समय बहुत कम बचा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, जो कि देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है एक देश की कितनी आबादी ऐसी है जो काम कर रही है या फिर काम करना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने देश की आबादी कहते हैं मान लो 100, तो इसमें से 40 ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, इसमें 20 ऐसे होंगे जो कि काम चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, और 40 ऐसे हैं जो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 + 20, ये 60% आबादी ऐसी है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में आती है। वो परसेंटेज की हम बात करते हैं। तो भारत का एक्चुअली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन असली में कम है, और इसका मेन कारण है महिलाएं। कहने का मतलब आपने देखा होगा हमारे देश में अभी भी महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिनको काम करने देना चाहिए, वो शायद अभी भी नहीं हो पाता है। और इसी की वजह से जो हम कह सकते हैं ना एक अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ ग्रोथ, वो हमने मिस कर दिया है। तो उनका पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है ताकि वो जीडीपी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। और स्पेशली दुनिया में इस समय आप देखोगे तो जहाँ पर ग्लोबल बर्थ रेट कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एंड इसी की वजह से पूरी दुनिया लगी हुई है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहीं उल्टा भारत में आप देखिए तो ये अभी भी कम है, तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो बजट 2025 होगा वो क्या कर सकता है। देखो यहाँ पर जो डेलॉयट इंडिया के पार्टनर हैं उनका ये कहना है कि बेसिकली इसमें 2 चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहला यहां पर यह है दैट इज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इस तरह की चीजों में जब सरकार ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी में इजाफा है वो भी ज्यादा होता है जब यहां पर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो सरकार को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने की संभावना होती है। फिर दूसरा है यहां पर ensuring greater employability of individuals through more industry led intervention in training। मतलब देखो इस समय अगर आप देखोगे ना तो भारत में प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, और जो लोगों के पास स्किल्स है, जो लोग डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उस डिग्री का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। लोग कह भी देते हैं कई बार कि हमारे पास ये डिग्री है, हमने 2-2 डिग्री ले ली हैं, लेकिन समझना चाहिए कि क्या उस डिग्री का रियल यूजेज है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में। जब आप फील्ड में जाओगे, जब नौकरी के लिए जाओगे, तो आपकी डिग्री कितनी मायने रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास स्किल है कि नहीं एक्चुअल में, कि बस पन्ना लेकर घूम रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को अब काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि जो इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग है,
मतलब जो इंडस्ट्रीज को ये सौंपना पड़ेगा काम कि उनको जिन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो उस प्रकार की जो ट्रेनिंग है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पर चला सकते हैं। और इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार कुछ बेनिफिट्स दे सकती है, जैसे टैक्स ब्रेक दे सकती है उसके अंदर कि ताकि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर इंडस्ट्रीज फोकस करेंगी तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, राइट। और जैसे कि आपने देखा होगा CSR जब हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसको इसके अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए कि यहाँ पर अगर कंपनीज ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर रही हैं CSR, तो वो CSR के अंदर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किया जा सकता है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। बिना किसी एक्शन के जो हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट है वो डायरेक्टली हमारे GDP ग्रोथ, पेंशन, लेबर मार्केट, कंजम्पशन पैटर्न पर हिट करेगा, इंपैक्ट करेगा। और जो सीनियर्स आज के डेट में कम है, आपका लगभग 8% के आसपास हैं सीनियर्स की संख्या, वो बढ़कर 2050 में 15% हो जाएगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारा भारत का एक्सपेंडिचर और जो वर्क है वो इम्पैक्ट होगा। तो ये क्या सरकार फोकस करेगी नहीं पता, लेकिन अगेन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो लगातार फिसलती जा रही है, और अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो बजट कल पेश होगा तो निर्मला सीतारमण जी एक्चुअल में क्या ऑफर करती हैं, क्या वो जॉब क्राइसिस को एड्रेस करेंगे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑब्वियस सी बात है, कल मैं इसका प्रॉपर जो डिटेल वीडियो आपको पता है हर साल की तरह वो लेकर आऊँगा। जैसे ही उनका स्पीच खत्म होगा उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरा फुल फ्लेज जो कंप्लीट बजट एनालिसिस है वो मिल जाएगा स्टडी IQ चैनल पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।